नमस्कार। आज से हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पैनोरमा 2 किताब का पहला पार्ट है, वही हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आपके पास किताब होनी चाहिए, ये वाली पैनोरमा 2, एक हाथ में पेंसिल होना चाहिए, हेडफोन्स ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक शांत जगह पर बैठिए या अपनी किताब जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे अपनी किताब में देखते जाइए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं हर चीज का हिंदी में मतलब सब लोगों को समझाऊंगा। कठिन जो शब्द आएंगे उनको मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा और कोई अगर सेंटेंस ऐसा होगा तो वो भी हम बोर्ड पर लिखेंगे। सो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार में हम एक चैप्टर पूरा खत्म कर सकते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। सो द पेस फॉर लिविंग, जीवन जीने की गति। कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बहुत तेज होता है। वो सुबह में एक शहर में होते हैं तो शाम को दूसरे शहर में। कुछ लोग होते हैं जो एक ही जगह पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सो आर.सी. हचिंसन, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, अंग्रेज साहित्यकार हैं, उन्होंने इस कहानी को, ये कहानी नहीं है, ये एक तरीके से लेख आप कह सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, मतलब अनुभव की, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने यह एक लेख लिखा है। पहले हम आर.सी. हचिंसन के बारे में देखते हैं। सो आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एक अंग्रेज उपन्यासकार, exhibits an exceptional flair for watching the sensitive issues of the contemporary society. इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले नॉवलिस्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, exhibits, एग्जिबिट्स का मतलब होता है दर्शाना। एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना देखा गया हो। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब टेस्ट आप कह सकते हैं, फ्लेयर मतलब दिखावा कह सकते हैं। फॉर टचिंग द सेंसिटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिटिव इश्यूज मतलब कुछ खास मुद्दे जिन्हें आप इश्यूज कह सकते हैं। इश्यूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। कंटेम्पररी मतलब समकालीन, आज का समय जो चल रहा है इसे हम कंटेम्पररी कह सकते हैं। अब जरा पूरा समझने की कोशिश करते हैं। आर.सी. हचिंसन, जो कि एक अंग्रेज उपन्यासकार हैं, दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक अभूतपूर्व किस्म का रंग दिखाते हैं, अभूतपूर्व किस्म की वो हमारे सामने में एक रचना करते हैं। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज, जिसके माध्यम से किस चीज वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो समाज के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं वो हमारे सामने एक अभूतपूर्व तरीके से आर.सी. हचिंसन साहब दिखाते हैं। ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी, हमारे समकालीन समाज में कितनी भी चीजें होती हैं उनको उनके जो काफी संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन पर लोगों का ध्यान जाता है और लोग उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ऐसी भावनाओं से, ऐसी चीजों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से हमारे सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, किसके साथ? कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब होता है मतभेद, कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब मतभेद, एंड पैराडॉक्सेस, पैराडॉक्सेस का मतलब होता है यह एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई चीज जो किसी के लिए सही है वो किसी दूसरे के लिए सही नहीं। जैसे शराब पीना, किसी इंसान के लिए जो पीता है उसके लिए बहुत अच्छा है, पर उसके घर के लोगों के लिए यह बहुत ही खराब। तो शराब हमारी सोसाइटी के लिए पैराडॉक्स है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, देखिए। विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, इसके पास चाहे मतलब जितनी भी हमारे समाज में लोगों के बीच में मतभेद हैं और पैराडॉक्सेस, जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया, पैराडॉक्सेस हैं, इन सब चीजों को बहुत ही इन सब संवेदनशील मुद्दों को बहुत ही ऐसे करके दिखाते हैं जैसा कोई नहीं दिखा पाता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभूतपूर्व। इन द पेस फॉर लिविंग, यह जो प्रस्तुत पाठ है, द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन।
कैप्चर्स मतलब कैद करना। लिख लेते हैं, जैसे कहते हैं कि कैमरे में कैद कर लिया, अपनी रचना में कैद कर लिया, वैसे अपनी इस रचना के माध्यम से उन्होंने एगोनी, एगोनी मतलब यह बहुत ही अजीब सा शब्द है। एगनी का मतलब होता है जैसे किसी के मन में कोई कुंठा रह जाए, कुंठित रह जाए, ऑफ मॉडर्न मैन, जो आज का जो मनुष्य है उसके कुंठा को उन्होंने अपने इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm. So वह दिखाते हैं कि किस प्रकार से फास्ट मूवमेंट, तेज गति किसकी, लोगों की, लोग तेज गति से, किसी के लिए, किसी अपने आसपास के लोगों के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। महानगरों में देखा जाता है कि आप अगर फ्लैट में रहते हैं और आप एक हाई राइज यानी बहुमंजिला इमारत में अगर आपका घर है तो आप शायद अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। यही दिखाता है कि किस प्रकार से जो तेज रफ्तार का जो जीवन है, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, इसके कारण जो हमारे जो एक मानव होने के तौर पर या इंसान होने के तौर पर जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, उस पर यह तेज गति की चीजें बहुत असर डालती हैं। एंड एक्सर्ट्स अंडर अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इसके कारण बहुत दबाव पड़ता है, जो मनुष्य है, जो पुरुष है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, बच्चे हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है। सो द पेस फॉर लिविंग यह बिल्कुल प्रासंगिक एक पार्ट है जिसके माध्यम से हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अपने आप से क्या उम्मीद करते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आदमी अपनी एक गति तय करता है कि इस गति से मैं इस मंजिल तक इतने समय में पहुंच जाऊंगा। पर क्या वह गति, जिस गति से वह भाग रहा है या जिस गति से अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा है, क्या उस गति के कारण उसका जो स्वाभाविक रूप है, जो उसका स्वभाव है, क्या उस पर असर नहीं पड़ता है? यही चीज आरसी हचिंसन बहुत ही ईमानदारी से दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके जैसे हमने यह पहला पैराग्राफ पढ़ा है आरसी हचिंसन के बारे में, माफ कीजिएगा, उसी प्रकार से हम लोग यह पाठ भी पूरा पढ़ जाएंगे। सो आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मैंने एक शहर में, डबलिन नाम का एक शहर है जो आयरलैंड की राजधानी है, मैंने वहां पर एक नाटक देखा। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात नहीं है कि मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, जो उसका मुख्य अभिनेता जो था, जिसका मुख्य रोल था, मुख्य भाग जिसका, भूमिका जिसकी थी, वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मकई का व्यापार करता था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कहाँ रहता था? सो इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से आयरलैंड के गांव-नुमा कस्बे में रहता था। मान लीजिए अगर हमारा बिहार अगर आयरलैंड होता तो जहां हम लोग रहते हैं वहीं पर मुजफ्फरपुर के बाहर का जो इलाका है, जिसे आप रामदयालु नगर कह सकते हैं, वहीं के जैसा एक मकई का व्यापारी, रंग उसका शायद इस कहानी का गोरा हो सकता है, इस कहानी में जो इंसान है, लेकिन यहाँ के इंसान का रंग थोड़ा उससे दबा हुआ हो सकता है, लेकिन बात वही है, एग्जैक्टली वही है। He was a man of many anxieties. Anxieties मतलब जरा देखिए, एंजाइटीज मतलब होता है परेशानियां, समस्याएं। उसके पास बहुत समस्याएं थी उसकी। His heart was dicky, छोटे दिल का आदमी था, मतलब जिसको कहते हैं कि कोई होता है बड़े दिल वाला आदमी होता है, कोई होता है छोटे दिल वाला आदमी, बहुत ही छोटी सोच रखने वाला आदमी था। His nephew was cheating him, nephew मतलब भतीजा, cheating मतलब धोखा देना। उसका जो भतीजा था वो उसको दगाबाजी करता था, उसके साथ धोखा देता था। His wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday. उसकी मतलब कहने का मतलब है कि उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, जो किसी भी छुट्टी के दिन वो 10 पाउंड कम से कम खर्चा करना, मतलब उसको लगता था कि बिना इसके शायद हमारी छुट्टी पूरी नहीं हो सकती। फैंटास्टिक लिख लीजिए, फैंटास्टिक मतलब शानदार, मतलब ये कमेंट कर रहा है एक तरीके से। अगर हम इसके भाव को समझें कि ये क्या कर रहा है, तो ये इस तरह से इस कहानी के कैरेक्टर्स को, अपने ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टर्स को, अपने जो उसने अनुभव किया है उसमें जिन लोगों को इसने देखा है उनको उनके ऊपर कमेंट कर रहा है। सो देखें जरा आगे क्या कहता है।
ऑल टुगेदर सब कुछ मिलाकर, ऑल टुगेदर मतलब सब कुछ मिला जुलाकर अगर देखा जाए, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसकी जो मतलब जो करना चाहता था, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, और जो उसके सामने समस्याएं थी वो बहुत सारी थी, कंजूस था, और इसीलिए उसकी जो लाइफ की जो स्पीड थी वो बड़ी मतलब किसी भी तरीके से वो ना अपनी पर्सनल लाइफ ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मतलब किसी भी लाइफ में वो एक रिदम नहीं पा रहा था। मतलब लोग कहते हैं कि दिन भर के बाद आदमी रात को जाता है तो थक जाता है, उसको ये समझ में ही नहीं आता होगा रात में कि मैं क्या करूं, मैं मतलब आज का दिन, हर दिन उसका एक ही जैसा, हर दिन उसका बेकार, और किसी भी दिन वो कोई प्रयास नहीं करता था अपने आप को बदलने का। सो ऑल टुगेदर पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसकी जो लाइफ थी वो उसके लिए मतलब बोझ बनती जा रही थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, मोमेंट मतलब लम्हा, डिस्पेयर मतलब ऐसे इसको निराशा कह सकते हैं, पर यहां पर इसका भाव कुछ और है। जिस तरीके से सेंटेंस के हिसाब से उसका सेंटेंस के हिसाब से वर्ड का लैंग्वेज वर्ड की जो मीनिंग होता है वो थोड़ा अडेप्ट करता है, यानी अपने आप को ढालना पड़ता है उस शब्द को। सो देखें, ऐसे ही मतलब ऐसी निराशा के एक पल में उसने क्या कहा, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल से एक बड़ी प्यारी आवाज निकली। दे टेल मी, वो लोग कहते हैं, देयर इज एन एरोप्लेन, ये हवाई जहाज है, नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, और जिसकी स्पीड 1000 मील प्रति घंटा है। अरे भैया, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ जो है वो बड़ी खर्चीली है, तुम्हारा भतीजा जो तुमको धोखा देता है, तुम बड़े छोटे दिल के आदमी हो, और एकदम से कहीं पर बेसिर पैर की बात कर रहे हो कि वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हवाई जहाज होता है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वाह! ये इस किस्म का इंसान है जिसके पास कोई लॉजिक बेस नहीं है, कोई तर्क शक्ति जो है उसकी सिर्फ बहुत सीमित क्षेत्रों तक ही उसकी काम करती है, और वो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दे सकता। बहुत ही शायद पढ़ना लिखना जानता हो, पर जिसको कहते हैं कि शिक्षित, वह शिक्षित नहीं है, वह केवल लिखना पढ़ना जानता है। सो फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचांटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए, मेरे ऐसे इंसान के लिए, मतलब आरसी हचिंसन के लिए, यह जो इंचांटिंग वर्ड है, इंचांटिंग का मतलब होता है सबसे ज्यादा, इसको हम ऐसे, इस शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चारों तरफ जैसे गूंज रही हो बातें। सो ये सिर्फ उस प्ले को देख करके आया, देख कर आने के बाद इसको सिर्फ इतना ही याद रहा कि वो जो आदमी है वो इतनी महान बात कर सकता है। सो द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। खुद ही ये कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, ग्लोरियसली, कंप्लेंट मतलब शिकायत, ग्लोरियसली, या आप लोग अक्सर टीवी पर भी देखते होंगे, क्रिकेट देखते समय बहुत ही लोग कहते हैं ग्लोरियस, वैसे इसको कहते हैं शानदार। सो ग्लोरियसली, शानदार तरीके से, इररेलेवेंट मतलब इसका कोई, आप एक बात कहते हैं और उसके बाद आप दूसरी बात कहते हैं और दोनों बातों में कोई मेल नहीं होता, तो कहते हैं कि एक बात दूसरी बात से इररेलेवेंट है। सो इन हिज ओन सिचुएशन, उसकी खुद की परिस्थिति को देखते हुए उसके जो ये शब्द थे वह पूरी तरीके से इररेलेवेंट, यानी उससे कोई संबंधित ही नहीं थे, उसका कोई मतलब ही नहीं था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और कॉमिक मतलब मजाकिया, जैसे आप लोग कॉमेडी सुनते हैं वैसे ही कॉमिक, और यह मजाकिया होने के अलावा, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, यह मेरे सामने एक बिल्कुल, जिसको कहा जाए एकदम सटीक उदाहरण के तौर पर, of the way the Irish get at subtle truths by most unlikely approaches। इससे मुझे पता चला कि जो आयरलैंड के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से जो सामान्य जो सच्चाइयां होती हैं उनको, उनके बारे में उनका क्या नजरिया होता है, जो दुनिया की जो सच्चाइयां हैं, जो दुनिया का जो सत्य है उसके बारे में पूरी दुनिया का विचार एक तरफ हो सकता है, लेकिन आयरलैंड के लोगों का उसका विचार कुछ और भी हो सकता है। आप लोगों को बता दूं मैं, आयरलैंड की जो राष्ट्रीय पोशाक है उसमें स्कर्ट है, एक आदमी स्कर्ट पहनकर घूमता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो वहां के लोग ही जाने, लेकिन पॉइंट क्या है कि दुनिया की जो सच्चाइयां हैं, कपड़ा पहनना भी एक सच्चाई है, आयरलैंड के लोगों के पास उसका अपना एक विभिन्न विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज जीवन पसंद नहीं है। डिसलाइक मतलब नापसंद, रैपिड मतलब तेज, गतिमान जिसको कह सकते हैं, रैपिड मतलब गतिमान। ऐसा नहीं है कि मुझे गति से कोई तकलीफ है, मुझे गति यार किसको पसंद नहीं आता तेज गाड़ी चलाना, तेज साइकिल पर चलना। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यदि मैं अपनी गाड़ी में 90 माइल्स, 90 इंटू 1.6 144 यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अगर गाड़ी चलाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, केवल तब तक जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूं, एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और केवल तब तक जब तक ये मेरी कार ना हो। मतलब खुद की गाड़ी हो तो मैं उतना तेज नहीं चलाऊंगा बॉस, क्योंकि क्या पता कहीं लग जाए, लेकिन किसी और की गाड़ी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। So long as I am driving and so long as it is not my car, I adore the machines. Adore मतलब प्रेम करना, मुझे मशीनों से बड़ा प्रेम है। I adore the machines that hurl you about at Battersea. That hurl you about at Battersea. Battersea एक जगह का नाम है आयरलैंड में या कहीं पर भी, एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसे झूले हैं जो आपको हवा में बहुत तेज घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, वाह क्या बात है कि मेरा जो रात का जो खाना हो, डिनर को हम डाइन करते हैं। डाइन इन लंदन में मेरा रात का खाना हो, और अगले दिन का जो दोपहर का जो लंच हो वो मेरा न्यूयॉर्क यानी अमेरिका यानी कम से कम 8000 किलोमीटर दूर हो। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, यदि ऐसा हो तो मैं अपनी जिंदगी में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक, लिख लीजिए। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक। आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मेरे लिए यह बहुत ही संतोषजनक अनुभव होगा। आई एडमिट, मैं यह स्वीकार करता हूं। एडमिट मतलब स्वीकार करना। आप लोग सुनते हैं अस्पताल में एडमिट करना, वो एडमिट अलग है लेकिन स्पेलिंग दोनों का एक ही है। अस्पताल वाले भी स्वीकार करते हैं, अस्पताल में उनको रख लिया जाता है, आप भी स्वीकार करते हैं। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं। क्या करता हूं? इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। एक्सक्लूड्स मतलब लिस्ट से निकाल देना। जब आप दिवाली के पटाखे खरीदते हैं और आपकी मम्मी कहती है कि नहीं ये पटाखे जो हैं वो हमारे बजट में नहीं है, तो मम्मी आपकी उस दिवाली के पटाखे को बजट से एक्सक्लूड कर रही है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। मैं मानता हूं कि इतनी तेज गति से जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा का असली आनंद नहीं आता। इट एक्सक्लूड्स ऑल रियल प्लेजर्स। रियल प्लेजर्स मतलब वाकई में जो सच्चा जो आनंद होता है, जो कहीं पर आप जाइए, हिल स्टेशन पर जाइए, तुरंत उसको पास कर जाइए तो क्या फायदा। अरे मजा लीजिए, पहाड़ों पर जरा घूमिए टहलिए, इसी से तो यात्रा का आनंद मिलता है। लेकिन अगर मैं जल्दी से निकल जाऊं उस जगह से, इलाके से, तो मजा तो आएगा नहीं। देख लेते हैं एक बार फिर से सारे वर्ड्स को एक बार देख लें। एग्जिबिट्स मतलब दिखाना, दर्शाना। एक्सेप्शनल मतलब अभूतपूर्व। फ्लेयर मतलब चमक दमक। सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव मतलब मैंने क्या बोला था, सेंसिटिव का मतलब होता है, चलो इस पर आते हैं। इश्यूज मतलब मुद्दे। कंटेम्पररी मतलब समकालीन। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब जो लोगों के बीच के जो मतभेद होते हैं। पैराडॉक्सेस आप लोगों को मैंने एग्जांपल देके समझाया था। कैप्चर्स मतलब कैद करना। एगनी मतलब पीड़ा, समस्या। एंजाइटीज मतलब परेशानियां। फैंटास्टिक मतलब शानदार, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, ऑल टुगेदर सब मिला जुलाकर। डिस्पेयर निराशा। एन्चांटिंग मतलब गूंज, जिसको कहा जाए दिमाग में कोई बात गूंजती रह जाए, याद रह जाए। ग्लोरियसली मतलब शानदार रूप से। इरेलीवेंट मतलब जिसका कोई दो बातों के बीच में कोई मतलब कोई लिंक ही ना बने। बिसाइड्स के अलावा, के मतलब इसका मतलब के बगल में भी होता है। आप एक मुद्दा रख देते हो, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं। बिसाइड्स ये मेरे पास एक और चीज है। आई हैव वन मोर पॉइंट। इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण। रैपिड मतलब तेज। अडोर मतलब प्रेम करना। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक। एडमिट मतलब स्वीकार करना। एक्सक्लूड्स मतलब इस चीज को हटा कर रखना। अब वापस आते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है जैसे मेरे पास, चलिए ठीक है मैं आपको फिर से बताऊंगा, वो वर्ड ही मुझे अभी पेट में है, आएगा निकलेगा बाहर। आगे देखें।
I admit it excludes all the real pleasures of travel. मैं मानता हूं कि इस कारण सेंसिटिव, अब याद आया, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील. सो अब फिर से पढ़ना शुरू करते हैं. I admit it excludes all the real pleasures of travel. तेज गति से यात्रा करने से आप यात्रा का असली आनंद नहीं उठा पाते. The sort of fun you get from a country bus, जितना आनंद आपको एक गांव से होकर गुजरने वाली बस में आता है. इन सोमरसेट इंग्लैंड में एक शहर का नाम है, और स्पेन या फिर स्पेन में. बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा. लेकिन आप ये करते हो, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको कम से कम आनंद आता है, ड्रामा होता है. सामने से कोई गाड़ी आती है, आप उसके साथ उसके बारे में सोचने लग जाते हो. कोई गाड़ी आपको क्रॉस करके चले जाती है, उसका रंग देख करके आपको कुछ और याद आता है. सो दैट्स हाउ इट इज. बहुत ही सिंपल चीजों के बारे में देखो किस तरीके से आरसी हचिंसन सिंपल बातों को उठाते हैं, और सिंपल बातों को उठा करके हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वाह, पढ़ करके तो बहुत ही अच्छा लगता है. सो चेक दिस आउट. It was a sort of excitement our ancestors had to do without. ये काम अब ये हिस्ट्री पर कमेंट कर रहा है. क्या है कि ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो बहुत सार्कास्टिक यानी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं. यहां पर ये अपने पूर्वजों पर व्यंग कर रहे हैं कि उनके पास तो कुछ था नहीं, तो वो इससे अपना, जैसे पूर्वज उनके घोड़ों पर महीनों महीनों यूरोप का चक्कर लगाते रह जाते थे, आज की डेट में वही चीज 5 घंटे के अंदर हो जाती है. अगर आप यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहें तो ऐसी ट्रेन सर्विस है वहां पर जो आपको 7 से 8 घंटे में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचा दे सकती है. 7 से 8 घंटे में हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से ट्रेन चल करके कई बार पटना तक भी पहुंचती है. सो जितनी देर में हम ये काम करते हैं उतनी देर में, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां का हिसाब किताब हमसे बेहतर है. यह आदमी का नजरिया है, या उस व्यक्ति का नजरिया है कि एक तरफ जिंदगी इस गति से चलती है और एक तरफ जिंदगी इस गति से चलती है. इन दोनों गतियों में आदमी का जो स्वाभाविक स्वरूप होता है, जो उसका स्वभाव होता है, वो अक्सर दब जाता है. आगे देखते हैं. सो यह हमारे पूर्वजों के लिए एक मतलब मस्ती करने का काम हो सकता था, बट लेकिन एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और शायद हमें भी यही काम करने में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन नहीं, नो, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड. लेकिन जब कभी ये जो स्पीड है, जो गति है मेरे लिए जब कहीं ज्यादा मतलब अनफ्रेंडली, मतलब जैसे मैं इसका मजा नहीं ले पाता. आपके सामने कई बार आप ट्रेन में चलते हैं, बसों में चलते हैं, जहां पर आपको डर लग जाता है, तो ये उसी डर के बारे में कह रहा है कि वो ऐसा नहीं हो जाता कि उसके कारण मेरा मेंटल एक्टिविटी, मैं बाकी बातें जो सोच पा रहा हूं वो मैं नहीं सोच पाता एज दे नेचुरली डू. लेकिन जिन लोगों को आदत होती है वो लोग ऐसा बड़े आराम से कर लेते हैं. टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, किसके लिए? कि मशीन की गति से अपने आप को चला लेना, अपने आप को मशीन के अनुरूप ढाल लेना. आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हवाई जहाज उड़ाने वाले, बल्कि जो फाइटर प्लेन के जो पायलट्स होते हैं, जो फाइटर पायलट्स होते हैं, उनको आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो उन पर 5 गुना लगता है. सो मशीन के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया है. हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए हर कोई ये काम कर भी नहीं पाता. सो आई स्पीक विथ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मतलब प्रेजुडिस का मतलब होता है, ये बात मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, कि मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि डीजल इंजन अच्छा होता है, आपने इस बात को मान लिया. अब आप ये बात जिंदगी में कभी नहीं मानिएगा कि इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है वो डीजल इंजन से बेहतर होता है. इसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं. यानी इसको हम कहते हैं कि जो पहले से ही एक बात को मान लेना और उसके बाद किसी दूसरी बात को सुनने से पहले ही नकार देना. उस पर कोई उस पर सवाल ही नहीं पूछना कि मान लिया अच्छा है बुरा है, पहले से दिमाग से हट, है ही नहीं मेरे लिए लिस्ट में. सो ऐसी चीज को हम कहते हैं प्रेजुडिस. सो आगे देखें. आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पूर्वाग्रह, इसको हिंदी में इसका शब्द होता है पूर्वाग्रह. सो मैं पहले पूर्वाग्रह से कहता हूं कि मैं मेरे जो लोग हैं, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, सब लोग हैं, वो बहुत ही स्लो थिंकर्स, बहुत धीरे धीरे सोचते थे. दोज हु आर कर्स्ड विद l'esprit de l'escalier. So ये फ्रेंच टर्म है. So those who are cursed मतलब शापित. cursed मतलब शापित. cursed मतलब होता है शापित. जिनको ये शाप था
क्या जो फ्रेंच टर्म इसको एक्सप्लेन किया गया, पीपल हु लाइट ऑन दी मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। सो ये पूरे का अर्थ ये है कि लोगों को पार्टी खत्म होने के 4 घंटे के बाद जाके पता चलता है कि पार्टी खत्म हो गई है। मतलब इतना स्लो सोचते हैं लोग, वहां की जो गतिविधि होती है पार्टी खत्म होने के बाद उस गतिविधि को समझ ही नहीं पाते, और गतिविधियां जब पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जो होटल वाले लोग कहते हैं कि भैया टाटा जाओ, आप अपने घर जाओ, पार्टी खत्म हो गई है, तब जाकर के वो समझते हैं कि अच्छा ऐसा है। सो देखें आगे क्या कहते हैं, आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब मेरा कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट आप ले लो, मुझे इसके अंदर सबसे कम मार्क्स ही मिलेंगे, बिकॉज those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ये, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, because those tests, क्योंकि वो जो टेस्ट होते हैं, और all the ones I have come across, और या फिर जितने भी टेस्ट के टेस्टों को एग्जामिनेशंस को मैंने फेस किया है, seem to be designed to measure, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ नापना चाहते हैं, क्या नापना चाहते हैं, the speed of your mind, कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। और ये उस पर उसका इसी और किसी बात पर ध्यान नहीं रहता कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने आप संवेदनशील, देखिए फिर से आ गया वर्ड सेंसिटिव, कितने सेंसिटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने कितने आप सृजनात्मक हैं, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस आपके दिमाग की गति के बारे में ही टेस्ट लेते रहते हैं। जो ज्यादा जल्दी बना गया वो भाई अच्छे नंबर ले आया, जो ज्यादा जल्दी बना गया उसका सिलेक्शन हो गया। ये नौकरी किसको मिलेगी, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा, हर किसी को जिसमें सबसे मैक्सिमम चीजें हो, वही चीजें हर किसी को चाहिए, नंबर तो सबसे ज्यादा ही चाहिए। सो आगे देखें, डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब जाहिर तौर पर, ऑब्वियसली मतलब जाहिर तौर पर, वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। हम जो धीरे धीरे सोचने वाले लोग हैं, हम बहुत बुरी तरीके से हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग है, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, कि हमारा जीवन कैसे चले इसके बारे में हमें, मतलब इस तरीके से अगर दुनिया चले, सही कह रहा है भाई, दुनिया में ही अगर तेज चलने वाले, तेज सोचने वाले लोगों की पूछ है तो हमें कौन पूछेगा, हमारा तो मतलब रोटी पानी का ही हिसाब किताब नहीं होगा। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, की एक व्यक्ति का दिमाग व्यवहारिक तौर पर कितना चलता है, एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट, और एक व्यक्ति का दिमाग एंजॉय करने के लिए कितना चलता है। सो व्यवहारिकता और जो बच्चों के जैसी जो खुशी होती है, जो आप बचपन से, आप छोटे होते हो, बड़े होते हो, धीरे धीरे आप गंभीर होने लग जाते हो। बचपन में आप नटखट होते हो, बहुत मजे करते हो, बहुत मजा आता है, और धीरे धीरे आप पर जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लग जाती हैं, आप एक तरीके से परिपक्व होने लग जाते हो, मैच्योर होने लग जाते हो, और मैच्योर होने के बाद आप अपने आप को रोकते हो। सो यही रोकने के बारे में कह रहे हैं सॉरी आरसी हचिंसन साहब, दैट what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind and its use for enjoyment। ये व्यक्ति अपने दिमाग का मस्तिष्क का उपयोग मस्ती करने के लिए भी कितना करता है, और काम करने के लिए भी कितना करता है। सो आखिरी एग्जांपल ये देते हैं, एज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब कभी मैं फिल्म देखने जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मैं अपने आप को एक होपलेस, मतलब सब लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए, होपलेस सिचुएशन है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सो होपलेस फॉग, फॉग मतलब होता है कोहरा, मैं अपने आप को एक घने कोहरे में पाता हूं, होपलेस फॉग मतलब कोई उम्मीद नहीं है। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट, बस 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ता हूं, फॉर एनलाइटमेंट, कि वो मुझे ज्ञान दे। एनलाइटमेंट मतलब ये देखो कमेंट है, एनलाइटमेंट मतलब जैसे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, वैसे मैं अपनी पत्नी की तरफ घूमता हूं कि वो मुझे ज्ञान दे। क्या ज्ञान दे भाई? आई विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाना, किसी के कान में कुछ बात बोलो, विस्परिंग। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग? क्या ये वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था? एंड शी विस्पर्स बैक, और वो वापस फुसफुसा के कहती है, नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की, ब्लॉन्ड मतलब जिसके बाल सुनहरे हों। सो अ टॉल ब्लॉन्ड। अब इसको मिटा देते हैं, बिहार बोर्ड, ये सबको पता चल गया है हम लोग क्या कर रहे हैं।
तो इसको मिटा देते हैं, बाकी के वर्ड्स हम यहां लिखेंगे। सो टॉल ब्लॉन्ड, लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की। दूसरी कौन है? अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी लड़की भी है, उसके भी बाल सुनहरे हैं। एंड अ मीडियम साइज ब्रुनेट, और एक मतलब औसत हाइट की ब्रुनेट मतलब लड़की। कॉल देम ए बी सी, आप इसको लंबी टॉल ब्लॉन्ड, ए मतलब लंबी लड़की, लंबी सुनहरे बाल, ठीक है लड़की। बी छोटी लेकिन उसके बाल भी सुनहरे। सी कोई लड़की, ठीक है। सो कॉल देम ए बी सी। द हीरो इज द मैन हु लाइक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। सो जो हीरो है फिल्म का, मतलब इस बंदे को फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता है, अपनी पत्नी से ही पूछ रहा है, ज्ञान यही ज्ञान पूछ रहा है। तो उसकी पत्नी कहना शुरू करती है कि मतलब इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। पहली लड़की जो है वो लंबे टॉल ब्लॉन्ड, लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की। दूसरी वाली शॉर्ट ब्लॉन्ड, छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की। और तीसरी ब्रुनेट। आप उनको नाम से तो तुम्हें याद रहेगा नहीं, ए बी सी करके आप उन्हें याद कर सकते हो। भला ये भी कई लड़कियों का नाम होता है। द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह आदमी है हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपना टोपी उतारता है। कब उतारता है? व्हेन ही कम्स इनडोर्स, जब वह घर के अंदर आता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल बी सी ए इन दैट ऑर्डर। लेकिन अब वो ये रिकी बहल मीट्स द गर्ल, समथिंग लाइक गर्ल्स वर्सेस रिकी बहल। एक फिल्म आई थी रणवीर सिंह की, आप चाहें तो उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो सबसे पहले इसके साथ प्रेम करता है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। बी सी ए, आई एम सॉरी, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, सबसे आखिर में लंबी लड़की का नंबर आता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। There you have a mind which has trained itself to work in the high gear through high gear, though as matter of fact it can work in other gears just as well. So तो आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका जो मस्तिष्क है वो हर गियर में, मतलब स्लो भी काम कर लेता है, तेज भी काम कर लेता है, मीडियम तरीके से भी काम कर लेता है। हर कोई अपने कोई होता है जो अपने दिमाग को हर काम के अनुसार ढाल लेता है। किसी काम में यदि जल्दी जल्दी सोचने की जरूरत है तो वो जल्दी जल्दी सोच लेता है। किसी काम में अगर धीरे धीरे सोचने की जरूरत है तो वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ सोचता है, पेशेंस के साथ अपने एक्शंस लेता है। सो देयर यू हैव अ माइंड व्हिच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है टू वर्क इन हाई गियर, जो तेजी से भी काम कर सके, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। और यह मुद्दे की बात तो यह है कि बाकी भी गियर्स में, बाकी भी मतलब स्लो भी काम करना हो तो ये स्लो भी काम कर लेता है। बट माई पॉइंट इज दैट most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with the rapid changes of scene and action. मेरा मुद्दा क्या है कि most of my fellow patients की बहुत से मतलब बाकी जितने भी मेरे fellow patients of in the cinema, जितने भी वहां पर जो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो सिनेमा घर में हैं, do think fast enough, वो लोग भी ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ जाते हैं to keep up comfortably with the rapid changes of scene and action, कि वो जो फिल्म में चल रहा है, फिल्म के जो सुर ताल है, फिल्म की कहानी के अनुसार अपना वो लोग भी समझ जाते हैं, मैं ही नहीं समझ पाता। They think much faster than people did 30 years ago. ये लोग 30 साल से आज के समय में जो लोग हैं उससे 30 साल पहले के समय में जो लोग होते थे उनसे आज के समय के लोग ज्यादा तेज, ज्यादा अच्छा, ज्यादा मतलब उनका जो दिमाग का जो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है वो सोचने की, समझने की बढ़ गई है। एक कहावत है कि कौवा से कौवा का बच्चा ज्यादा तेज होता है। तो जाहिर सी बात है यही चीज यहां पर भी है। पॉसिबली इसका संभवतः बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक, क्योंकि वो लोग जो नहीं सोचते, थिंक फास्ट, तेज, ज्यादा जल्दी इन द हाई स्ट्रीट्स, मतलब गली में चलते हुए यदि वो लोग जल्दी ना सोचें, नाउअडेज आजकल के समय में मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, शायद उन्हें दोबारा सोचने का मौका ही ना मिले। अरे भाई सामने से गाड़ी आ रही है, जल्दी ब्रेक मारो या साइड हटो, इधर उधर कुछ तो करो, नहीं करोगे तो आप इतिहास बन जाओगे, आपका नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा और आपको दूसरी बार सोचने का मौका शायद अगले जन्म में मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, बहुत ही आसान सा पार्ट है। ये सारे इसके टफ वर्ड्स हैं, एक बार हम लोगों ने सारे वर्ड्स कर भी लिए हैं। और यदि फिर भी आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिए, गूगल कर लीजिए,
व्हाट्सएप कर लीजिए, इतने सारे लोगों के पास इतनी सारी सुविधा है। डिक्शनरी एक जरूर खरीद लीजिए, डिक्शनरी एक बहुत जरूरी चीज है। हमेशा फोन देखना सही बात नहीं है। आप कभी कभार डिक्शनरी उठा करके भी इस चीज को कोई भी वर्ड पढ़ते जाइए, और जो वर्ड समझ में नहीं आए हिंदी में, उसका मीनिंग समझ में नहीं आए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक बार अंडरलाइन करके उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए वर्ड मीनिंग के लिए। उस कॉपी में रोज दिन 4-5, 10, कम से कम 4, अधिकतम से अधिकतम 10, इससे ज्यादा वर्ड नहीं करिए। बस यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में ये भाषा आपकी दोस्त बन जाएगी। और ये इतना कठिन काम नहीं है। कभी भी आपको कभी समस्या आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी भी जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। सो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, जहां रहिए आबाद रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद।